सभी को स्क्रीन विजिबल है? यस सर। ओके, ठीक है। तो कल कल वाला सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट हो तो बताइए। कल वाला सभी को क्लियर है? कुछ डाउट हो तो बताइए। ठीक है। सो क्या क्या हमने स्टडी किया है अभी तक यूनिट फर्स्ट में? We have seen how a control system is represented with the help of block diagram and signal flow graph, and how we can calculate transfer function according to block diagram reduction method or according to signal flow graph with the help of Mason gain formula. Okay, yesterday we have seen modeling of physical systems. In modeling of physical systems, we have seen calculation of transfer function for electrical system. Okay, and already I told you about translational mechanical system, modeling of mass element, modeling of spring element, and modeling of dashpot or damper element. Okay, in yesterday in last we have seen mass spring damper system. Okay, we have seen differential equation or force equation for translational mechanical system or for spring mass damper system. Okay, तो जैसे कल हमने इलेक्ट्रिकल सिस्टम के लिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट किया था, सेम वे में आपको ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी है और साथ में ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट करना है। ठीक है, ओके। सो नोट डाउन द क्वेश्चन। यहां तक किसी को कुछ पूछना हो तो जल्दी से बता दीजिए। यस और नो? नो सर। नो ओके, सर। ठीक है। Okay, so today we will discuss calculation of transfer function for translational mechanical system first. Then we will discuss calculation of transfer function for rotational mechanical system. ठीक है। So note down the question. हाँ, क्वेश्चन किस तरीके से पूछा जाता है? एक्चुअली क्या होगा कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करनी पड़ेगी या फिर आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो उसके लिए सबसे पहले आपको सिस्टम में जो मास गिवन है उसके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। ओके, तो कल जैसे हमने फ्री बॉडी डायग्राम देखा था, सेम वे में आपको सिस्टम में स्प्रिंग गिवन होंगे, आपको डैम्पर गिवन होंगे, आपको मास गिवन होंगे। तो मास के लिए आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, राइट? उसके अकॉर्डिंग आप फिर डिफरेंशियल इक्वेशन लिखोगे या फोर्स इक्वेशन लिखोगे विद द हेल्प ऑफ न्यूटन्स लॉ। ठीक है, ओके। तो लेट अस सी क्वेश्चन, आप नोट कर लीजिए। देखिए, फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम, फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम draw the free body diagram and also calculate the differential equation. For the given mechanical system, draw the free body diagram and also write the differential equation. ठीक है, आपको मैं सिस्टम बना के दे रहा हूं। ठीक है, आप उसके अकॉर्डिंग फिर कैलकुलेशन करना। सपोज स्प्रिंग कांस्टेंट, सपोज K2, सपोज नेक्स्ट वी हैव डैशपोर्ट coefficient, suppose B2. Okay, next we have mass M1. Okay, next spring constant, suppose K1. Okay, next dashport, okay, constant, suppose B1.
Next we have body of mass m2, applied force suppose f of t, and displacement suppose x of t. ठीक है, तो आपको क्वेश्चन में मैकेनिकल सिस्टम गिवन होगा। मैकेनिकल सिस्टम के लिए मे भी आपसे पूछ सकता है कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिखो या फिर ट्रांसफर फंक्शन लिखो, राइट। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा, सबसे पहले आप मास के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, उसके बाद ही आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख पाओगे, बिकॉज यहाँ पर दो मास हैं, फर्स्ट m1 सेकेंड m2, so we have two free body diagram, first for mass m2 because we are applying force on mass m2, so we have first force equation or differential equation according to m2. ओके, जब आप m1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे तो वहां से आपको सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी। ठीक है, अब इसका फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन बना सकता है? कल मैंने आपको एक फ्री बॉडी डायग्राम बना के दिखाया था। फ्री बॉडी डायग्राम का मतलब है आपको मास के लिए देखना है अप्लाइड फोर्स कौन सा है, अपोजिंग फोर्सेस कौन से हैं। ठीक है, तो आपने फोर्स किस बॉडी पे अप्लाई किया है, m1 के लिए या फिर m2 के लिए? आपने फोर्स किस बॉडी पर अप्लाई किया है, m1 के लिए या फिर m2 के लिए? m2 के लिए। m2 के लिए। तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे m2 के लिए। ठीक है, तो m2 के लिए जब आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, तो आप यहां नीचे मैं लिख रहा हूं, सभी ने डायग्राम बना लिया? सभी ने डायग्राम बना लिया? यस सर। ठीक है, तो होगा क्या, m2 के लिए अप्लाइड फोर्स f ऑफ t है, m2 के लिए डिस्प्लेसमेंट आप लिख लो x1t, ओके, और m1 के लिए आप डिस्प्लेसमेंट लिख लो x2t। ठीक है, फाइन, या फिर m1 के लिए आप x1 लिख लीजिए, इट इज जस्ट अजम्पशन, ओके, और m2 के लिए आप डिस्प्लेसमेंट लिख लीजिए x2t। ठीक, बिकॉज अगर आप m2 पर फोर्स अप्लाई करेंगे, m2 डिस्प्लेस होगा, m2 से स्प्रिंग कनेक्टेड है, डैम्पर कनेक्टेड है, स्प्रिंग से m1 कनेक्टेड है, डैशपोर्ट से m1 कनेक्टेड है, इट मींस m1 भी डिस्प्लेस होगा। तो सपोज m1 डिस्प्लेस हुआ x1 के अकॉर्डिंग और m2 डिस्प्लेस हुआ x2 के अकॉर्डिंग। आफ्टर दैट m1 से नेक्स्ट स्प्रिंग कनेक्टेड है, स्प्रिंग का सेकेंड एंड फिक्स्ड है, ओके, सेम वे में m1 से सेकेंड डैशपोर्ट कनेक्टेड है और डैशपोर्ट का सेकेंड एंड फिक्स्ड है। फाइन, तो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखने के लिए सबसे पहले मास m1 और मास m2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा। और ध्यान रखना, जिस बॉडी पर आपने फोर्स अप्लाई किया है उसके लिए सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। सो फर्स्ट हियर वी विल ड्रॉ फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2। सो लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2। आप लोग आंसर लिख लेना, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास m2। ठीक है, ओके, अप्लाइड फोर्स बताइए कितना है m2 के लिए? अप्लाइड फोर्स f ऑफ t, यस और नो? m2 के लिए अप्लाइड फोर्स, m2 के लिए अप्लाइड फोर्स कितना है भाई? क्या हुआ, कोई बोलने को तैयार नहीं है, फिर मैं नेम कॉल करूं क्या फिर? हाँ जी, m2 के लिए अप्लाइड फोर्स f ऑफ t, ओके। अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से होंगे m2 के लिए? m2 के लिए अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से होंगे?
जब आप M2 पर फोर्स अप्लाई करोगे, M2 डिस्प्लेस होगा, M2 X2 से डिस्प्लेस हुआ, ओके, इट मींस M2 उस फोर्स का अपोज करेगा. सो फर्स्ट वी हैव इनर्शिया फोर्स ड्यू टू मास इटसेल्फ, ओके. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? इसकी वैल्यू कितनी होगी? F सबस्क्रिप्ट M फंक्शन ऑफ T. और वैल्यू बताइए इसकी, मास इनटू एक्सीलरेशन. Acceleration. मास आपको दिया है M2, एक्सीलरेशन आपको गिवन नहीं है, बट आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है. सो यू कैन राइट एक्सीलरेशन इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, d स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर. फाइन. तो फर्स्ट अपोजिंग फोर्स ड्यू टू मास M2 इटसेल्फ. M2 से अब देखिए कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड है. M2 से K1 कनेक्टेड है, M2 से B1 कनेक्टेड है. इट मींस सेकेंड अपोजिंग फोर्स वी हैव ड्यू टू स्प्रिंग K1, थर्ड अपोजिंग फोर्स वी हैव ड्यू टू डैशपोर्ट और ड्यू टू डैम्पर ऑफ कोफिशिएंट B1. फाइन. तो नेक्स्ट अपोजिंग फोर्स होगा स्प्रिंग K1 की वजह से. वैल्यू बताइए इसकी, इसकी वैल्यू कितनी होगी? K1x2 T. ओके, K1, ओके, K1 होगा, ओके. और नेट डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? बिकॉज K1 M1 से भी कनेक्टेड है और M1 X1 से डिस्प्लेस हो रहा है, और आपने फ्री बॉडी डायग्राम बनाया हुआ है M2 के लिए. तो दैट्स बाई सेकेंड अपोजिंग फोर्स. और यू कैन से स्प्रिंग फोर्स कितना होगा? K1 X2 माइनस, T. हाँ, X2 माइनस X1. बिकॉज M2 डिस्प्लेस हुआ X2 से, M1 डिस्प्लेस हुआ X1 से, और K1 कॉमन एलिमेंट है. K1 का यू कैन से एक एंड M1 से कनेक्टेड है, एक एंड M2 से कनेक्टेड है. दैट्स वाई K1 की वजह से जो अपोजिंग फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? K1 X2 माइनस X1. और यहां पर सबको क्लियर होना चाहिए कि X2 T का फंक्शन है, सेम वे में X1 भी T का फंक्शन है. ओके, अब देखिए नेक्स्ट एलिमेंट देखिए, M2 से और क्या क्या कनेक्टेड है. M2 से डैशपोर्ट कनेक्टेड है, कोफिशिएंट कितना है उसका? B1. ओके, और डैशपोर्ट भी आपका कॉमन एलिमेंट है. ओके, डैशपोर्ट का एक एंड M1 से कनेक्टेड है, दूसरा एंड M2 से कनेक्टेड है. दैट्स वाई थर्ड अपोजिंग फोर्स क्या होगा? थर्ड अपोजिंग फोर्स क्या होगा बताइए? हाँ, थर्ड अपोजिंग फोर्स होगा FBT. और इसकी वैल्यू कितनी होगी? B1. ओके, B1 आपका कोफिशिएंट हुआ, ओके. और आपको पता है B1 इंटू वेलोसिटी, बट आपको डिस्प्लेसमेंट दिया हुआ है. सो यू कैन राइट वेलोसिटी इन टर्म्स ऑफ डिस्प्लेसमेंट, d by dt of X2 minus X1. Okay, so this is free body diagram for mass M2. Free body diagram for mass M2. ठीक है, एक बार आप दोबारा देख लीजिए, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए. ठीक है, मैं आपको यहां दोबारा लिख देता हूं. वैल्यू आप ऊपर लिखी हुई है. सबसे पहले आप बॉडी दिखाएंगे, मास M2 है, अप्लाइड फोर्स दिखाएंगे F of T. फिर आप अपोजिंग फोर्सेस दिखाएंगे. फर्स्ट अपोजिंग फोर्स ड्यू टू मास M2 इटसेल्फ, इसकी वैल्यू होगी FMT. सेकेंड अपोजिंग फोर्स वी हैव ड्यू टू स्प्रिंग ऑफ कोफिशिएंट K1, वैल्यू होगी FKT. थर्ड अपोजिंग फोर्स वी हैव ड्यू टू डैशपोर्ट ऑफ कोफिशिएंट B1, वैल्यू होगी FBT. FMT की वैल्यू मैंने लिखी हुई है मास इनटू एक्सेलरेशन. FKT की वैल्यू लिखी हुई है कोफिशिएंट इनटू नेट डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज K1 कॉमन एलिमेंट है मास M2 और M1 के लिए. सेम वे में FBT की वैल्यू लिखी हुई है कोफिशिएंट इनटू वेलोसिटी. ओके, बट यहां पर B1 भी कॉमन एलिमेंट है M1 और M2 के लिए.
ओके, तो आपने सबसे पहले अप्लाइड फोर्स लिखा M2 के लिए, फिर आपने अपोजिंग फोर्सेस लिखे M2 के लिए। फाइन। अब न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग फोर्स इक्वेशन क्या होगी मास M2 के लिए? फोर्स इक्वेशन क्या होगी मास M2 के लिए? बताइए, फोर्स इक्वेशन क्या होगी मास M2 के लिए? एफ टी माइनस एफ ऑफ टी माइनस एफ एम टी माइनस एफ के टी माइनस एफ बी टी इक्वल टू 0। ठीक है, और यू कैन राइट अप्लाइड फोर्स इक्वल टू sum of opposing forces. So simply you can write f of t equal to, first क्या था, inertia force m2 d square x2 by dt square, सेकेंड आपका स्प्रिंग फोर्स था k1 x2 माइनस x1, थर्ड आपका डैम्पिंग फोर्स था p1 ओके डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, सो दिस इज फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से फर्स्ट फोर्स इक्वेशन और फोर्स इक्वेशन फॉर मास M2 और फर्स्ट डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आपको जो क्वेश्चन दिया होगा एग्जाम में वो जनरली मैकेनिकल सिस्टम ही दिया होगा। मैकेनिकल में या तो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम दिया होगा या फिर रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम दिया होगा, और आपसे बोला जाएगा आप डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करो या फिर ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करो। तो जब भी आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कैलकुलेट करना होगा, सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे मास के लिए, तभी आप डिफरेंशियल इक्वेशन लिख सकते हैं। और यहां पर हम ट्रांसफर फंक्शन डायरेक्ट नहीं लिख सकते, तो अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन भी कैलकुलेट करना होगा तो उसके लिए सबसे पहले आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी पड़ेगी, और डिफरेंशियल इक्वेशन आप केवल फ्री बॉडी डायग्राम से लिख सकते हैं। दैट्स वाई सभी को फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर होना चाहिए। ओके, सेम वे में M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन बना सकता है? सेम वे में M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम कौन कौन बना सकता है? सभी ने इतना नोट कर लिया? पहले बताइए। यस सर। ओके, कोशिश, हाँ एक बार कोशिश करिए M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम दो तरीके से बनेगा, या तो आप सारे फोर्सेस को अपोजिंग फोर्सेस कंसिडर करो, ठीक है, या फिर K1 और B1 की वजह से जो फोर्स है उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर करो। तो आप दो तरीके से M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। फर्स्ट अप्रोच क्या है, या आप सारे फोर्सेस को अपोजिंग फोर्स कंसिडर करो, मतलब K1 की वजह से जो फोर्स होगा वो भी अपोजिंग है, B1 की वजह से जो फोर्स होगा वो भी अपोजिंग है, सेम वे में K2 और B2 की वजह से जो फोर्स होगा उसको भी आप अपोजिंग फोर्स कंसिडर करो। ठीक है, दूसरा तरीका क्या है, K1 की वजह से जो फोर्स होगा उसको आप अप्लाइड फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, B1 की वजह से जो फोर्स होगा उसको आप अप्लाइड फोर्स कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन K2 और B2 की वजह से जो फोर्स होगा वो अपोजिंग फोर्स ही होगा, बिकॉज K2 और B2 केवल M1 से कनेक्टेड है, दूसरा एंड दोनों का फिक्स्ड है। ओके, तो आप एक बार कोशिश करिए बनाने की, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम कोशिश करिए बनाने की। हाँ, एक बार कोशिश करिए बनाने की। चलिए ओके, मैं इसको स्क्रॉल, ओके 1 मिनट, हाँ ठीक है, सभी को दिख रहा है स्क्रीन? हाँ, M1 को सेपरेट बना लीजिए। ठीक है, सबसे पहले आपने बॉडी बनाया, मास कितना है इसका M1। ठीक है, लेट अस सी फर्स्ट अप्रोच। तो फर्स्ट अप्रोच मैंने क्या बोला था आपसे? फर्स्ट अप्रोच मैंने क्या बोली थी आपसे? सारे फोर्सेस को अपोजिंग फोर्स आप कंसिडर करो, राइट? तो फर्स्ट K1 की वजह से जो फोर्स होगा उसको भी आप अपोजिंग फोर्स कंसिडर करो। डायरेक्शन आपको लेनी है प्रीवियस डायग्राम के अकॉर्डिंग, ओके, जैसा आपने M2 में कंसिडर किया था। ठीक, अब आप यहां पर किसका फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं? M1 के लिए। फाइन, तो K1 की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी? K1 ओके इंटू
नेट डिस्प्लेसमेंट। अब यहां पे नेट डिस्प्लेसमेंट आप क्या लिखेंगे, x1 माइनस x2। ठीक है, फाइन। सेम वे में B1 की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू आप क्या लिखेंगे, B1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। फाइन। M1 से K2 कनेक्टेड है, B2 कनेक्टेड है। ओके, तो K2 की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, K2 x1, बिकॉज K2 का एक एंड फिक्स्ड है। सेम वे में B2 की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू हम क्या लिखेंगे, B2 डी बाई डी टी ऑफ x1। फाइन। तो ये आपका फ्री बॉडी डायग्राम है मास M1 के लिए। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट अप्रोच आपने सभी फोर्सेस को अपोजिंग फोर्स कंसीडर किया है। ठीक है, इसमें किसी को डाउट है तो बताइए। अभी एक फोर्स बचा हुआ है, M1 की वजह से भी अपोजिंग फोर्स होगा, तो उस फोर्स को हम क्या लिखेंगे, M1 कितना, डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ x1। ठीक है, फाइन। M1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ x1। ठीक, तो ये आपकी फर्स्ट अप्रोच है M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए। ठीक है, एक बार मैं आपको दोबारा फिर बता देता हूं। सबसे पहले आप M1 बनाएंगे। ठीक है, अब M1 के लिए जो M1 और M2 के लिए जो कॉमन एलिमेंट थे उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको आप अपोजिंग फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं, उसको अप्लाइड फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। अभी हमने K1 और B1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको हमने अपोजिंग फोर्स कंसिडर किया है, इसीलिए डायरेक्शन हमने ली है प्रीवियस डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, दोनों की वैल्यू आपने लिख ली। फर्स्ट लिखा आपने K1, यहां x2 माइनस x1 नहीं लिखा हमने, बिकॉज आपको M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, इसीलिए आपने लिखा है x1 माइनस x2। सेम वे में B1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2। ठीक है, अब M1 की वजह से भी अपोजिंग फोर्स होगा, उसको हमने इनर्शिया फोर्स बोला है। ठीक, उसकी वैल्यू कितनी होगी, उसकी वैल्यू होगी M1, और M1 किस वैल्यू से डिस्प्लेस हुआ, x1 से, तो आप क्या लिखेंगे, डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर। M1 से K2 कनेक्टेड है, K2 का एक एंड फिक्स्ड है, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, K2 x1। सिमिलरली M1 से B2 कनेक्टेड है, B2 का एक एंड फिक्स्ड है, तो उसकी वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, B2 डी बाई डी टी ऑफ x1। ठीक, सबका सम करके वैल्यू आपको 0 के इक्वल रखनी है, आपको सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। यस और नो? सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन आपको कैसे मिलेगी, सभी की डायरेक्शन सेम है, तो सबका सम करके आप जब 0 के इक्वल रखेंगे आपको सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन मिल जाएगी। तो सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, M1 टी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर प्लस K2 x1 प्लस B2 डी बाई डी टी ऑफ x1 प्लस K1 x1 माइनस x2 प्लस B1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 प्लस B1 डी बाई डी टी ऑफ x1 माइनस x2 इक्वल टू 0। दिस इज सेकेंड फोर्स इक्वेशन फॉर मास M1, और यू कैन से सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताइए, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, फिर मैं आपको इसका दूसरा अप्रोच बताता हूं। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। ठीक है, ओके। दूसरी अप्रोच आप देख लीजिए। दूसरी अप्रोच क्या है, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए, तो लेट अस सी सेकेंड अप्रोच। आपने M1 को सेपरेट किया। ठीक है, अब M1 और M2 के लिए जो कॉमन एलिमेंट थे, कॉमन एलिमेंट्स कौन कौन से थे, स्प्रिंग, और स्प्रिंग का कॉफिशिएंट कितना था,
आप बताते रहिए क्योंकि मुझे स्क्रॉल अप करना पड़ेगा। स्प्रिंग का कॉफिशिएंट कितना था? K1। और दूसरा एलिमेंट कौन सा था जो कॉमन था M1 M2 के लिए? डैशपोर्ट और डैम्पर कॉफिशिएंट V1। ठीक है, ओके। अब क्या करना है, आपने M2 पे फोर्स अप्लाई किया तो M2 डिस्प्लेस हुआ, लेकिन M2 का कनेक्शन M1 से भी है, इट मींस M1 भी डिस्प्लेस होगा। तो अगर आप K1 और B1 की वजह से जो फोर्स मिला है उसको अगर हम अप्लाइड फोर्स कंसिडर करते हैं तो उसकी डायरेक्शन क्या होगी? एफ ऑफ टी के अकॉर्डिंग। ठीक, एफ ऑफ टी के अकॉर्डिंग होगी उसकी डायरेक्शन। और वैल्यू हम क्या लिखेंगे उसकी? स्प्रिंग का कॉफिशिएंट K1 था, K1। फाइन। अब इसकी वैल्यू x1 माइनस x2 नहीं होगी। ओके, अब इसकी वैल्यू क्या होगी? K1 x2 माइनस x1। ठीक है, बिकॉज आपने उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर किया है, दैट्स वाई K1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसकी वैल्यू होगी K1 x2 माइनस x1। फाइन। सेम वे में B1 की वजह से जो फोर्स लगेगा, अगर आप उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर करते हैं M1 के लिए, तब उसकी वैल्यू होगी B1 डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1। ठीक है, अब जब M1 डिस्प्लेस होगा तो M1 क्या करेगा? उस फोर्स का अपोज करेगा। अगर आपने दोनों को अप्लाइड फोर्स कंसिडर किया है, अगर M1 डिस्प्लेस होगा, बॉडी डिस्प्लेस होगी, तो बॉडी अपोज करेगी, तो M1 की वजह से अपोजिंग फोर्स मिलेगा। तो वैल्यू क्या लिखेंगे हम उसकी? M1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ x1, बिकॉज M1 डिस्प्लेस हुआ x1 से। ठीक, M1 से स्प्रिंग भी कनेक्टेड है और डैशपोर्ट भी कनेक्टेड है, दोनों के दोनों एंड्स फिक्स्ड है। तो नेक्स्ट अपोजिंग फोर्स होगा K2 की वजह से, वैल्यू क्या होगी? K2 x1। नेक्स्ट अपोजिंग फोर्स होगा P2 की वजह से, वैल्यू P2 डी बाई डी टी ऑफ x1। ठीक है, तो आप अगर आप इसके लिए फोर्स इक्वेशन लिखेंगे आपको सेम मिलेगी इक्वेशन, वहां पे सारे टर्म्स का सम था, बट यहां पर आप फोर्स इक्वेशन कैसे लिखेंगे? अप्लाइड सम ऑफ अप्लाइड फोर्सेस इक्वल टू सम ऑफ अपोजिंग फोर्सेस। तो दैट्स वाई फोर्स इक्वेशन क्या होगी M1 के लिए? K1 x2 माइनस x1 प्लस B1 डी बाई डी टी ऑफ x2 माइनस x1 इक्वल टू M1 डी स्क्वायर बाई डी टी स्क्वायर ऑफ x1 प्लस K2 x1 प्लस B2 डी बाई डी टी ऑफ x1। ओके, प्लस B2 डी बाई डी टी ऑफ x1। So this is second differential equation और force equation for mass M1। ओके, तो आप दोनों तरीके से M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना सकते हैं। ठीक है, यस और नो? किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए, किसी को कुछ पूछना हो तो बताइए जल्दी से। हाँ जी, हाँ, एक बार आप देख लो, अगर किसी को कुछ भी डाउट हो तो बताइए, बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ ओके टॉपिक हो गया कंप्लीट, आपको आता नहीं है। तो अगर आपको डाउट हो तो पूछ लीजिए। ठीक है, सो लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। आप इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना के देखेंगे और एक बार आप मैच करेंगे कि आपने ठीक से बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है। तो क्वेश्चन लिख लीजिए, draw the free body diagram and write the differential equation। क्वेश्चन आप लिख लीजिए, draw the free body diagram, draw the free body diagram for the given physical system, for the given physical system or for the given mechanical system
for the given mechanical system, also write the differential equation. 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 Write the differential equation and obtain the transfer function. And obtain the transfer function. ट्रांसफर फंक्शन आपको कैलकुलेट करना है, आपको रेशियो दिया है x2 बाई एफ ऑफ एस, ठीक है, इसको भी कैलकुलेट करना है साथ में, ठीक है। तो एक क्वेश्चन में जो भी पॉसिबिलिटी थी, जितना पूछा जाता है एग्जाम में, आपको सारे पार्ट गिवन है। फर्स्ट आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है मास के लिए, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है या फोर्स इक्वेशन लिखनी है, और आफ्टर दैट लाप्लास के अकॉर्डिंग आपको ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करना है, ठीक है। क्वेश्चन आप नोट कर लीजिए। वी हैव मास m1, applied force f of t, displacement for mass m1 suppose x1, next element is spring, constant k1, next we have mass m2, okay, next element is spring of coefficient k2, for mass m2 we have displacement x2, k2 का सेकेंड एंड फिक्स्ड है, ठीक है। अब यहां पर जो डैशपोर्ट है ना, डैशपोर्ट आपका फ्रिक्शन की फॉर्म में दिया है, बिकॉज डैशपोर्ट को हम फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, बी को हम डैशपोर्ट कॉफिशिएंट और फ्रिक्शन कॉफिशिएंट भी बोलते हैं, फाइन। तो यहां पर आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट 0 दिया है, B1 आपको 0 दिया है, और M2 के लिए फ्रिक्शन कॉफिशिएंट B2 आपको 0 दिया है। अगर B1 B2 0 नहीं होते तब हम B1 और B2 को भी कंसीडर करेंगे। B1 क्या है आपका? फ्रिक्शन कॉफिशिएंट और डैम्पिंग कॉफिशिएंट, ओके। इन मैकेनिकल सिस्टम यू नो फ्रिक्शन आपका कॉमन है, तो B1 आपका फ्रिक्शन कॉफिशिएंट है या फिर डैम्पिंग कॉफिशिएंट है। K1 सबको पता है, स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस भी बोलते हैं। K2 यू नो स्प्रिंग कांस्टेंट और स्टिफनेस, ठीक है। अब आपको M1 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, M2 के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। तो सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाएंगे? M1 के लिए या फिर M2 के लिए? सबसे पहले आप फ्री बॉडी डायग्राम किसके लिए बनाएंगे? M1 के लिए या फिर M2 के लिए? M1 के लिए। M1 के लिए, हाँ। हमेशा याद रखना है, जिस बॉडी पर आप फोर्स अप्लाई करोगे उस बॉडी के लिए सबसे पहले आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है, ओके। अब यहां पर क्या हुआ, फोर्स आपने M1 पे अप्लाई किया, M1 डिस्प्लेस हुआ, M1 K1 से कनेक्टेड है, K1 M2 से कनेक्टेड है, इट मींस K2 भी आपका डिस्प्लेस होगा, और M2 K2 से कनेक्टेड है, K2 का सेकेंड एंड फिक्स्ड है, ओके। और आपको फ्रिक्शन कॉफिशिएंट दोनों के लिए 0 दिया हुआ है, इट मींस डैम्पिंग फोर्स नहीं होगा, ओके। B1 की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होगा, B2 की वजह से कोई भी फोर्स नहीं होगा। लेकिन अगर क्वेश्चन में B1 B2 दिया होता तो B1 की वजह से भी आप फोर्स लिखते और B2 की वजह से भी आप फोर्स लिखते, ठीक है। तो एक बार कोशिश करिए M1 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की, इसको आप सब अलग से बनाइए। लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M1, अप्लाइड फोर्स दिखाइए, ठीक है। अब अपोजिंग फोर्सेस बताइए कौन कौन से होंगे? हाँ, M1 के लिए अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से होंगे? ड्यू टू मास M1। ड्यू टू मास M1, ओके। उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं? इनर्शिया फोर्स। और इनर्शिया फोर्स की वैल्यू कितनी होती है? मास इनटू एक्सेलरेशन, ओके। डायरेक्शन होगी जस्ट अपोजिट टू अप्लाइड फोर्स, तो आप इसको क्या लिखेंगे? F। आप इसको M1 भी लिख सकते हैं या M भी लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी होगी? मास कितना है बॉडी का? M1। आपको डिस्प्लेसमेंट दिया है, ठीक है, तो आप एक्सेलरेशन क्या लिखेंगे? d²
x1 बाई dt स्क्वायर। ठीक, अब देखिए M1 से कौन कौन से एलिमेंट्स कनेक्टेड है। M1 से स्प्रिंग कनेक्टेड है, so we have second opposing force due to spring of coefficient K1। ओके, और इस फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, F K1 फंक्शन ऑफ T। ओके, और आपको पता है कौन सा लॉ था ये, आई थिंक 12th में पढ़ा होगा, हुक्स लॉ ना। किस लॉ के अकॉर्डिंग हम लिखते थे रीस्टोरिंग फोर्स और स्प्रिंग फोर्स, हुक्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो वैल्यू कितनी होगी, कोफिशिएंट K1 इंटू डिस्प्लेसमेंट। अब मुझे यहां नेट डिस्प्लेसमेंट बताइए, आपको फ्री बॉडी डायग्राम M1 के लिए बनाना है और K1 आपका कॉमन एलिमेंट है M1 M2 के लिए। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स, x1 minus x2। राइट, K1 x1 माइनस x2। ठीक है, अगर आपको B1 दिया होता तो आप डैम्पिंग फोर्स भी लिखते, ठीक है, लेकिन यहां B1 जीरो है, तो दैट्स बाई B1 की वजह से जो फोर्स होगा उसकी वैल्यू आप जीरो लिखेंगे। तो यहां मैं लिख देता हूं F B1T कितना होगा, जीरो। अगर B1 दिया होता, B1 जीरो नहीं होता तो इसको भी हम कंसिडर करते। ओके, सो दिस इज फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M1। फाइन, अब आप M1 के लिए फोर्स इक्वेशन लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ। क्या होगा, algebraic sum of all forces is equal to 0, or you can write applied force F of T equal to sum of opposing forces। So we have equation F of T equal to M1 d square x1 by dt square, okay, plus K1, okay, x1 minus x2। So this is my first differential equation, or this is my force equation for mass M1। Okay, this is my first differential equation or force equation for mass M1। Okay, so this is first force equation, or this is force equation for mass M1, or you can say first differential equation। In same way we can write second differential equation according to free body diagram for mass M2। एक बार कोशिश करिए M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की कोशिश करिए। M1 का फ्री बॉडी डायग्राम सभी ने बना लिया, M1 का फ्री बॉडी डायग्राम सभी ने बना लिया, यस सर। ठीक है, एक बार कोशिश करिए M2 का फ्री बॉडी डायग्राम बनाने की। ओके, नोट कर लिया सभी ने, आपको मैं डायग्राम दोबारा दिखा देता हूं। आप दोनों अप्रोच से बना सकते हैं ना। आप किसी, जैसे मैंने प्रीवियस न्यूमेरिकल में बताया था, किसी एक अप्रोच को आप यूज करके बना सकते हैं। ठीक है, आंसर दोनों से सेम आएगा, ऐसा नहीं है कि आंसर दोनों से अलग अलग आएगा, आंसर दोनों से सेम आएगा। ठीक है, तो किस अप्रोच के साथ बनाना है, सारे फोर्सेस को अपोजिंग फोर्स कंसिडर करना है, या फिर कॉमन एलिमेंट की वजह से जो फोर्स होगा उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर करना है, अप्लाइड फोर्स। ठीक है, ओके। तो आप दोनों अप्रोच के अकॉर्डिंग बना सकते हैं, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम आएगा, आंसर अलग अलग नहीं आएगा। फर्स्ट अप्रोच क्या थी, जो भी एलिमेंट्स M2 से कनेक्टेड है उनकी वजह से जो फोर्स मिलेगा उसको आप अपोजिंग फोर्स कंसिडर करो, या फिर M1 M2 के लिए जो कॉमन एलिमेंट है उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको आप अप्लाइड फोर्स भी कंसिडर कर सकते हैं। सो लेट अस सी फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2, फ्री बॉडी डायग्राम फॉर मास M2। मैं दोनों से बना देता हूं, एक बार आप जो अच्छा लगे आप उसको अडॉप्ट कर सकते हैं। M2 को आप सेपरेट बनाइए, ठीक है। अब M2 और M1 के लिए कॉमन एलिमेंट क्या था, K1, ठीक है। तो यहां पर K1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको आप अप्लाइड फोर्स कंसिडर करो, ओके फाइन। और डायरेक्शन आपको पता है अप्लाइड फोर्स के अकॉर्डिंग आपको लेनी है, ठीक। और वो वैल्यू कितनी होगी, इसकी वैल्यू कितनी होगी,
K1 x2 minus x1. K1 राइट, K1 x2 माइनस x1 नहीं होगा। x2 माइनस x1 तब होगा जब आप उसको अपोजिंग फोर्स कंसिडर करेंगे, लेकिन यहां पर आपने K1 की वजह से जो फोर्स लगेगा उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर किया है, इसीलिए आप वैल्यू क्या लिखेंगे, K1 x1 माइनस x2, बिकॉज m1 डिस्प्लेस हुआ x1 से, m2 डिस्प्लेस हुआ x2 से, आपने मेन फोर्स m1 पे अप्लाई किया है, लेकिन केवल कॉमन एलिमेंट था, अगर उसकी वजह से जो फोर्स लगेगा उसको अप्लाइड फोर्स कंसिडर करेंगे, उस केस में आपको नेट डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करना पड़ेगा x1 माइनस x2। सो K1 x1 माइनस x2, ठीक है, ये आपने अप्लाइड फोर्स कंसिडर कर लिया। अब होगा क्या, m2 फोर्स का अपोज करेगा, ठीक, तो फर्स्ट अपोजिंग फोर्स होगा m2 की वजह से, तो इसकी वैल्यू क्या लिखेंगे आप, m2, तो m2 किस वैल्यू से डिस्प्लेस हुआ, x2 से, सो m2 डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर, फाइन। m2 से k2 कनेक्टेड है, k2 का एक एंड फिक्स्ड है, तो k2 की वजह से अपोजिंग फोर्स होगा, वैल्यू कितनी होगी, सिंपल k2 x2, डन। तो ये आपका फर्स्ट अप्रोच हुआ। दूसरी अप्रोच के साथ में बता देता हूं, आपको जो बेटर लगे आप उसको देख सकते हैं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए दोनों में। अब अगर आप सेकेंड अप्रोच के साथ बनाते हैं m2 का फ्री बॉडी डायग्राम, ठीक है, तो सारे फोर्सेस को आप अपोजिंग फोर्स कंसिडर करिए, डन। डायरेक्शन आपको पता है, अप्लाइड फोर्स के जस्ट अपोजिट होगी। तो सबसे पहले कॉमन एलिमेंट देख लो, कॉमन एलिमेंट कौन सा था m1 m2 के लिए, K1, तो K1 के अकॉर्डिंग आप फोर्स लिख लो K1। अब x2 माइनस x1 होगा, बिकॉज आपने इसको अपोजिंग फोर्स कंसिडर किया है, और आप फ्री बॉडी डायग्राम बना रहे हैं m2 के लिए। सो बी विल राइट वैल्यू ऑफ स्प्रिंग फोर्स अकॉर्डिंग टू K1 x2 माइनस x1। m2 की वजह से अपोजिंग फोर्स होगा, वैल्यू सेम जैसा हमने प्रीवियस केस में लिखी थी, m2 डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर। सेम वे में K2 की वजह से अपोजिंग फोर्स, वैल्यू सेम जो हमने प्रीवियस केस में लिखी थी। ओके, दोनों के अकॉर्डिंग अगर हम डिफरेंशियल इक्वेशन लिखेंगे सेम आएगी। फर्स्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, फर्स्ट के अकॉर्डिंग क्या होगी डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगी, K1 हाँ K1 x1 minus x2 x1 माइनस x2 इक्वल टू कितना, m2 डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर प्लस K2 x2, ठीक है। लेकिन अगर आप सेकेंड के अकॉर्डिंग भी लिखेंगे तो सेम आपको डिफरेंशियल इक्वेशन मिलेगी, अलग नहीं मिलेगी। यहां पर सबका सम करके जीरो के इक्वल लिखना है, बिकॉज अप्लाइड फोर्स नहीं है। सो वी हैव आंसर कितना, m2 डी स्क्वायर x2 बाई dt स्क्वायर प्लस K1 कितना, सॉरी x2 माइनस x1, ओके, प्लस लास्ट कितना K2 x2 इक्वल टू 0। ओके, सो दिस इज सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और करके लिख लेना सेकेंड डिफरेंशियल इक्वेशन, और यू कैन से फोर्स इक्वेशन फॉर मास m2। तो जब भी अगर आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना होगा, आपको बॉडी के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, जितने भी मासेस हैं सबके लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना पड़ेगा, फिर आपको अप्लाइड फोर्स देखना है, अपोजिंग फोर्स देखना है, देन फिर लास्ट में न्यूटन्स लॉ के अकॉर्डिंग डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। इतना ठीक है, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए, इसमें किसी को डाउट हो तो बताइए। B2 वाला लिखा नहीं है मैंने, तो B2 0 है, इसीलिए आप उसको लिखें या ना लिखें एक ही बात है, ठीक है। तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। हाँ, अब ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालना है, ट्रांसफर फंक्शन कैसे कैलकुलेट करना है, एक बार कोशिश करिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। आपको कौन सा रेशियो निकालना था,
हाँ, एक बार कोशिश करिए ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए। रेशियो निकालना था आपको x2 बाई x1, x2 बाई एफ x2 बाई एफ ऑफ एस। ठीक है, दोनों दोनों इक्वेशंस का लाप्लास ट्रांसफॉर्म लीजिए। 1 मिनट। ठीक है, ओके। हाँ, ट्रांसफर फंक्शन कैसे निकालेंगे आपको बताया। ट्रांसफर फंक्शन कैलकुलेट करने के लिए आपको लाप्लास ट्रांसफॉर्म लेना है इक्वेशन फर्स्ट का और इक्वेशन सेकंड का। तो फर्स्ट इक्वेशन सबने लिखी है, तो फर्स्ट इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए क्या होगा। इक्वेशन फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? सर एफ ओके ओके, आप लिख लीजिए कैलकुलेशन ऑफ ट्रांसफर फंक्शन, और फॉर ट्रांसफर फंक्शन वी विल टेक लाप्लास ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड। तो फर्स्ट का लाप्लास ट्रांसफॉर्म मैं लिख रहा हूं, जिसको नहीं आता है एक बार कोशिश करिए रिकॉल करने की। एफ ऑफ टी का लाप्लास ट्रांसफॉर्म, जस्ट केवल नोटेशन लिखनी है आपको। तो क्या होगा लाप्लास ट्रांसफॉर्म? कैपिटल एफ ऑफ एस इक्वल टू m1 आपका कांस्टेंट है। अब डी स्क्वायर x1 बाई डी टी स्क्वायर का लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा? एस स्क्वायर एक्स वन एस। राइट, विदाउट इनिशियल कंडीशन। ओके, S और राइट एस स्क्वायर x1s कौन सी प्रॉपर्टी से लिखना है? अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएशन इन टाइम डोमेन प्रॉपर्टी। अगर सेकंड डेरिवेटिव है तो एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आपको पता है अगर फर्स्ट डेरिवेटिव है तो आप s से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो m1 आपका कांस्टेंट था, सेकंड डेरिवेटिव है तो आपको एस स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है, और x1t का लाप्लास क्या होता है? केवल नोटेशन लिखनी है x1s। ठीक है, सेम वे में k1 आपका कांस्टेंट है, x1t का लाप्लास कैपिटल x1s माइनस x2t का लाप्लास कैपिटल x2s। ओके, सो दिस इज लाप्लास ट्रांसफॉर्म फॉर फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको फर्स्ट डैश लिख लेना। ठीक, सेम वे में सेकेंड इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। सेम वे में सेकेंड इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म बताइए। हाँ जी, कौन बताएगा सेकेंड इक्वेशन का लाप्लास ट्रांसफॉर्म? k1 k1, ओके ठीक है। x2s k1 कांस्टेंट, x1s माइनस x2s, 2s यही था। ओके, टर्म्स देख लेना सारे। इक्वल टू कितना? m2 ना, m2 नहीं था? m2 भी है सर। हाँ, m2 सेकेंड डेरिवेटिव है, तो सेकेंड S डेरिवेटिव, square हाँ सेकेंड डेरिवेटिव की लाप्लास s स्क्वायर। ओके, x2s, x2 ओके, प्लस कितना? k2 x2s। ठीक है, इक्वेशन सेकेंड डैश। तो फर्स्ट डैश मींस लाप्लास ऑफ फर्स्ट इक्वेशन, सेकेंड डैश मींस लाप्लास ऑफ सेकेंड इक्वेशन। और आपको पता है दो आपने इक्वेशन लिखी थी ना सेकेंड के लिए, तो किसी एक का आप लाप्लास ट्रांसफॉर्म ले लीजिए, दोनों के अकॉर्डिंग आंसर सेम है। आपको कैलकुलेट क्या करना था? देखो, हो सकता है कि क्वेश्चन में ट्रांसफर फंक्शन के लिए रेशियो गिवन ना हो। अब आपको रिकॉग्नाइज कैसे करना है कि कौन सा इनपुट है कौन सा आउटपुट है? तो अगर आप मैकेनिकल सिस्टम को ध्यान से देखेंगे, या क्वेश्चन में जो आपको सिस्टम दिया है उसको अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो आपने फोर्स अप्लाई किया m1 के लिए, m1 डिस्प्लेस हुआ x1 से, m1 से k1 कनेक्टेड है, k1 से m2 कनेक्टेड है, और फाइनली m2 डिस्प्लेस हुआ x2 से। तो यहां आउटपुट क्या है? x2, और इनपुट क्या है? फोर्स f ऑफ t। तो अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन नहीं भी दिया होता तो हम यहां पर ट्रांसफर फंक्शन क्या लिखते? रेशियो ऑफ लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ x2t टू लाप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ
एफ ऑफ टी इंक्लूडिंग जीरो इनिशियल कंडीशंस। ओके, दैट्स वाई लाप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होगा, x2t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है। ओके, कैपिटल X2s, और f ऑफ t का लाप्लास ट्रांसफॉर्म आपको पता है, कैपिटल F ऑफ s। तो अगर क्वेश्चन में नहीं भी दिया होता तो आप डायग्राम से इजीली रिकॉग्नाइज कर सकते थे आपको एस डोमेन में क्या फाइंड आउट करना था। ठीक है, यहां दिया था, इट्स ओके, हो सकता है क्वेश्चन में ना भी दिया हो, तो आपको डिसाइड करना है कि इनपुट कौन सा है, आउटपुट कौन सा है। ठीक, दोनों इक्वेशंस आपके पास में है, आपको रेशियो निकालना है, रेशियो ऑफ x2 टू f। कैसे निकालेंगे? हाँ जी बताइए। x2s कॉमन ले लेंगे सारों में से। x2s कॉमन ले लेंगे सेकेंड डैश से। यस सर। ओके, और उसको कहां पुट करेंगे? x2s वाले ट्रांसफर फंक्शन के लाप्लास वाले में। नहीं, आप देखो फर्स्ट इक्वेशन को ध्यान से देखो। फर्स्ट इक्वेशन में f ऑफ s दिया है, फर्स्ट इक्वेशन फर्स्ट डैश में f ऑफ s दिया है, x1s दिया है, x1s माइनस x2s दिया है। तो आपको फर्स्ट डैश से किस टर्म को एलिमिनेट करना है, किस वेरिएबल को एलिमिनेट करना है? x2s। नहीं, x1s को एलिमिनेट करना है, बिकॉज ट्रांसफर फंक्शन है x2 बाई कैपिटल F। तो आपको x1 को एलिमिनेट करना है, तो क्या करेंगे हम, सेकेंड डैश से x1 कैलकुलेट करेंगे और उसको फर्स्ट डैश में पुट करेंगे, तभी आप फर्स्ट डैश से कैपिटल x2 बाई कैपिटल F कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट डैश से x1 को एलिमिनेट करना है, एलिमिनेट कैसे होगा, x1 फर्स्ट डैश से, सेकेंड डैश से x1 कैलकुलेट करके फर्स्ट डैश में पुट करना है, और फर्स्ट डैश के अकॉर्डिंग आपको रेशियो कैलकुलेट करना है फॉर x2 बाई कैपिटल F। वही आपका ट्रांसफर फंक्शन होगा। तो सेकेंड डैश से मुझे x1 बताएगा कोई? सेकेंड डैश इक्वेशन से x1 कोई बताएगा? m2 by k1 ओके, m2 बाई k1। ओके, s2 x2 s। ओके चलो मैं लिख देता हूँ, आप लोग देख लेना। फ्रॉम सेकेंड डैश, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप कैलकुलेशन कर लेना। सेकेंड डैश से x1s की वैल्यू कितनी होगी? सेकेंड डैश से x1s की वैल्यू कितनी होगी? m2 s स्क्वायर, ओके, प्लस कितना, प्लस k1, हाँ x2s कॉमन ले लूंगा मैं, k1 k2 डिवाइडेड बाई k1, ओके, इनटू कितना, x2s। इसको आप लिख लीजिए सेकेंड डबल डैश, और सेकेंड डबल डैश की वैल्यू फर्स्ट डैश में पुट कर दीजिए। ठीक है, सेकेंड डबल डैश की वैल्यू आप इक्वेशन फर्स्ट डैश में पुट कर दीजिए। ठीक है, तो वहां से आपको ट्रांसफर फंक्शन की वैल्यू मिल जाएगी, थोड़ी सी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, तो आप लोग कैलकुलेशन कर लेना, मैं यहाँ पे आंसर लिख देता हूं, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी, आप आंसर लिख लीजिए, एक बार आप कैलकुलेशन कर लेना। ठीक है, केवल एडिशन सब्ट्रैक्शन होगा, आपको सिंप्लीफाई करना है जस्ट। तो आंसर आएगा k1 डिवाइडेड बाई m2 s स्क्वायर प्लस k1 प्लस k2, ओके, इनटू m1 s स्क्वायर प्लस k1। ओके, आप चाहें तो दोनों टर्म्स का मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, माइनस k1 स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन। तो ट्रांसफर फंक्शन में कैलकुलेशन थोड़ी सी करनी पड़ेगी। ओके, सो दिस इज रिक्वायर्ड ट्रांसफर फंक्शन फॉर द गिवन मैकेनिकल सिस्टम। ठीक, तो फ्री बॉडी मेन क्या है कि आपको फ्री बॉडी डायग्राम बनाना आना चाहिए और आपको डिफरेंशियल इक्वेशन लिखना आना चाहिए। बाकी ट्रांसफर फंक्शन तो आप
वैल्यू पुट करके सिंप्लीफाई करके कैलकुलेट कर ही सकते हैं। तो यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। फ्री बॉडी डायग्राम में किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। नो सर। ठीक है। और हो सकता है थोड़ा सा अगर आपने फोन से ज्वाइन किया हो तो ऑनलाइन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आए, बिकॉज पूरा नोमेरिकल है, थ्योरी है नहीं। फिर भी कोशिश की है मैंने समझाने की आपको, लेकिन अगर फिर भी समझ में नहीं आता है तो आप पूछ लीजिए। मेन मेन आप कंसंट्रेट करिए फ्री बॉडी डायग्राम के लिए, बाकी कैलकुलेशन आप खुद भी कर सकते हैं। ठीक है। तो ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। ओके। सेम वे में रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम की मॉडलिंग हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। और जैसा आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए मॉडलिंग की थी, सेम वे में वी कैन डिफाइन मैथमेटिकल बिहेवियर ऑफ रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम। तो रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में भी 3 पैसिव एलिमेंट्स होंगे, इनर्शिया एलिमेंट, स्प्रिंग एलिमेंट, डैशपोर्ट एलिमेंट। बट वहां पर नोटेशन चेंज होगी। जैसे ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में मास था, नोटेशन कैपिटल एम। रोटेशनल में क्या होता है? 12th का याद है किसी को? ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में मास था, बॉडी का मास हम कंसीडर करते थे। रोटेशनल में हम क्या कंसीडर करते थे? नहीं। ओके, जे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, राइट। ट्रांसलेशनल में स्प्रिंग कांस्टेंट के, रोटेशनल में भी सेम। ट्रांसलेशनल के केस में डैम्पिंग कोफिशिएंट बी, इन रोटेशनल वी हैव सेम बी। ओके, इन ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव अप्लाइड फोर्स एफ ऑफ टी। रोटेशनल में क्या था? रोटेशनल में क्या होगा? फोर्स तो नहीं होगा, क्या होगा रोटेशनल में? बोलिए। रोटेशनल में क्या होगा? टॉर्क, राइट। नोटेशन कैपिटल टी। Okay, in translational mechanical system we have displacement of the body, of the mass, notation x. रोटेशनल में क्या होगा? एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, नोटेशन नहीं याद है, थीटा। इन ट्रांसलेशनल वी हैव वेलोसिटी v, d क्या होती थी वेलोसिटी? dx by dt. इन रोटेशनल वी हैव ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा क्या होगा? डी थीटा बाई डी टी। ओके। एक्सेलरेशन क्या था ट्रांसलेशनल में? ए, और ए की वैल्यू क्या थी? ए हम क्या लिखते थे? डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। सिमिलरली इन रोटेशनल वी हैव एंगुलर एक्सेलरेशन, नोटेशन अल्फा। अल्फा क्या था? डी स्क्वायर थीटा बाई डी टी स्क्वायर। ये डिफरेंस है बस केवल। और ट्रांसलेशनल सिस्टम में अपोजिंग फोर्सेस कौन कौन से थे? इनर्शिया फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, डैम्पिंग फोर्स। बट इन रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम वी हैव इनर्शिया टॉर्क, स्प्रिंग टॉर्क, डैम्पिंग टॉर्क। जैसा आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम में लिखा था, सेम वे में आपको रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम में लिखना है। ओके, सो in next class we will discuss rotational mechanical system। एक न्यूमेरिकल करेंगे रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम का, और वो मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगा बिकॉज आपने ट्रांसलेशनल मैकेनिकल सिस्टम स्टडी किया है। सेम वे में आप रोटेशनल मैकेनिकल सिस्टम के लिए डिफरेंशियल इक्वेशन और ट्रांसफर फंक्शन लिख सकते हैं। ओके, किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। किसी को कुछ पूछना हो तो बता दीजिए। नहीं? ओके, थैंक यू। सो यू कैन लीव। अगर नहीं पूछना है तो आप लीव कर सकते हैं।